जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन नंबर 8, किसान जमींदार और राज्य। किसान जमींदार और राज्य। इससे पहले हमने इस पाठ का 3 वीडियो आपको दिया था। इस पाठ का पूर्ण व्याख्या हमने क्या कि मुगल साम्राज्य में किसानों की क्या स्थिति थी, क्या आर्थिक समस्याएं थी, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, इसके अलावा जमींदारों की क्या स्थिति थी, कैसे जमींदारी प्राप्त होती, मनसबदार क्या है, ये सारी बातें अगर आप ये नहीं जानते हैं तो पहले हमारे चैनल पर जाइए और इन सारे वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगी। इसके बाद हमने लघुतरीय का एक और क्वेश्चन पार्ट 1 हमने दिया था। अति लघुतरीय प्रश्न का हमने पार्ट 1 भाग दिया, जिनमें 15 क्वेश्चन को हमने पूर्णतः व्याख्या किया था। आप वो देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघुतरीय प्रश्न का ही पार्ट नंबर 2, जिनमें हम 16 से लेकर के 28 तक के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सुनते हैं। मुगल काल में जंगल के क्षेत्र का विस्तार बताइए। प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में, यानी कि जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ तो उस समय जंगल का क्षेत्र कहां कहां था। चलते हैं, ध्यान देंगे तो याद रखिएगा, मुगलों का शासन काल में भारत में जंगल कहां कहां थे। तो नंबर 1 देखिए, उस समय जंगल का क्षेत्र झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में यह फैला हुआ था। लगभग कुल भूमि का 40% हिस्सा जो था वो क्या था, उस समय जंगली क्षेत्र थे। क्लियर, कहां कहां था याद रखेंगे। नंबर 1 पूर्वी भारत, मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट, साथ में दक्कन के पठारों पर यह जंगल फैला हुआ था, जो कुल भूमि का कितना था तो याद रखेंगे 40%। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अस्थाई जमींदारी कैसे प्राप्त की जाती थी। हमने चैप्टर में समझाया कि जब उस समय क्या था कि पड़ती भूमि बहुत ज्यादा थी, बंजर भूमि बहुत ज्यादा थी, तो कोई उत्साहित व्यक्ति अपने आदमियों के साथ जाता और एक बड़े विशाल क्षेत्र पर उसको निराई कटाई शुरू कर देती थी। माने उस जमीन को जोत कोड़ करके खेती करने योग्य बना देता। जब वह खेती करने योग्य हो जाता फिर उस क्षेत्र में अपने लोगों को बसा देता और उस क्षेत्र का वो क्या होता था, मालिक होता। यानी हमारे अबुल फजल अपने किताब आईने अकबरी में लिखे हैं कि जो व्यक्ति जिस जमीन पर पहली बार जुताई करता वो जमीन उसका होता था। क्या, तो इसीलिए वह जमींदारी प्रथा इस तरह से थी। दूसरा तरीका था जमींदारी का कि मान लीजिए किसी का जमींदारी है और वो अपनी जमींदारी बेचना चाहता है तो दूसरे हाथों बेच सकता है या खरीद सकता, तो खरीदने और बेचने से भी जमींदारी होती थी। तीसरा व्यवस्था था कि राजा द्वारा क्षेत्र को घोषणा किया जाता था जमींदारी के लिए। कोई व्यक्ति उस जमींदारी को ठीका, समझिए ठीका लेता था, तो वो जमींदारी इस तरह से मिलती थी। पैतृक होती थी, यानी जमींदारियों के कई तरीके थे, है ना। देखिए, जब कोई उत्साही व्यक्ति किसी बंजर भूमि पर खेती करता तो, या दूसरा था कभी कभी हस्तांतरण भी होता, जमींदारी बेचा या खरीदा जाता, या सरकार द्वारा किसी को जमींदारी दी जाती थी। ठीक है ना, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वह जमींदारी जो है वह क्या थी, खरीदी बेची भी जाती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आपने क्या समझा जमींदारी कैसे होती थी। तो किसी भी बंजर जमीन पर कोई व्यक्ति पहली बार खेती करता तो वहां का वो जमींदार होता, वो पैतृक जमींदारी। खरीदने और बेचने से जमींदारी, राजा द्वारा घोषणा किया जाता था वो जमींदारी। ठीक है, इस तरह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 18। क्वेश्चन कहता है,
अकबरनामा का वर्णन करें। अकबरनामा हमने बताया था, अबुल फजल अकबरनामा जो लिखे थे उसको 3 खंडों में बांटे थे। अकबरनामा कितने खंड में बांटा गया? 3। पहले खंड में अकबर के राजा होने से 17 वर्ष की उम्र के पहले की कहानी जो थी, यानी उनके बचपन से लेकर के 17 वर्ष की जीवनी, साथ साथ उनके पूर्वजों की कहानियां पहले खंड में लिखी गई थी। ठीक है, जैसे अकबर राजा जब हुए थे ये तो बचपन में ही थे, तो उनके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो राज्य का देखभाल राजा अकबर नहीं कर रहे थे, ये तो बचपन में थे। तो उस समय इनके संरक्षक, बाद में इनको राजा बनाया गया था नहीं, तो उससे पहले की जो जिंदगी थी उसका वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा वर्णन था 17 वर्ष से लेकर, यानी अकबरनामा के दूसरे खंड में 17 वर्ष से लेकर जो 46 वर्ष की अवधि थी, जिनमें अकबर ने राजा होने के बाद उन्होंने जो जो घटनाएं घटी, यानी जो युद्ध किए, इन सारे युद्धों का वर्णन था। और तीसरे खंड में जिसका नाम है आईने अकबरी, उनमें वहां के जमींदारी, मनसबदारी, किसान, राजनीतिक, आर्थिक, इन सारे क्रियाकलापों का उन्होंने वर्णन किया है। तो याद रखेंगे अकबरनामा के कितने खंड? 3 खंड। पहला खंड में 17 वर्ष की उम्र का जिंदगी, फिर दूसरे खंड में अकबर के द्वारा लड़े गए जितने युद्ध थे उसमें, और तीसरे खंड में आईने अकबरी के नियम और इतिहास के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 19, जोवानी करोड़ी कौन था? याद रखेंगे जोवानी करोड़ी। तो हमने बताया था कि मुगल काल का जब शासन था, तो मुगलों के शासन काल में बहुत सारे जो यूरोपीय यात्री थे, विदेशी यात्री, वो भारत आए थे। उन्हीं में से एक यात्री हैं जिनका नाम है, याद रखेंगे, जोवानी करोड़ी। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जोवानी करोड़ी कौन थे, तो इटली विदेशी यात्री जोवानी करोड़ी थे, जो 1690 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इटली निवासी जोवानी करोड़ी, विदेशी यात्री जो 1690 में भारत आए। उस समय मुगलों का शासन था और उन्होंने भारत में जो देखा, ठीक है ना, ये सारे चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। और उन्होंने क्या लिखा है सो देखिए, वो कहते हैं कि उस समय यहाँ पर व्यापार जो थी ना, माने काफी विकसित था, व्यापार काफी, वस्तु विनिमय चरम सीमा पर थी। चरम सीमा का मतलब था कि अंतिम स्थिति में समझिए उसकी रिटर्निंग थी। उस समय विदेश में चांदी बहुत आते थे, चांदी। हमने बताया था कि मुगल काल में हम लोग यहाँ से क्या भेजते थे उसको? मसाला भेजते, चावल भेजते, कपड़ा भेजते। हम लोग विदेश से लेते क्या थे? तो सोना, चांदी, तांबा, हीरा नहीं, और हाथी घोड़े भी सब लेते थे। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग जब भी व्यापार किए हैं विदेशों के साथ, तो क्या मंगवाते थे? सोने चांदी मंगवाते थे। इसीलिए तो भारत सोना का देश कहा जाता था नहीं। और वही सोना तो हमारे आफत बन गए थे। तब तो विदेशी लोग इतना आक्रमण हम पर किया, तो क्यों जरूरी थी, क्या जरूरत था उसको आने का? नहीं, उनको लगता कि भारत सोना का चिड़िया है, चलो ना वहीं से लूट के लाते हैं, था ही। चलिए जो भी है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। जोवानी करोड़ी इटली निवासी यात्री थे जो 1690 में भारत आए, और उनके अनुसार ये बताया गया कि उस समय भारत में जो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु की बदला बदली खरीदारी होती थी, ये चरम सीमा पर थी। और उस समय भारत में चांदी का आगमन बहुत ज्यादा होता। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल काल की उन 2 तकनीकों का नाम बताएं जिससे कृषि का विस्तार हुआ। तो देखिए उस समय मुगल काल में कृषि के विकास के लिए व्यवस्थाएं शुरू की गई थी, जिनमें याद रखेंगे नंबर 1 था कि यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था शुरू हुआ था। ठीक है, सिंचाई का व्यवस्था, पहले हम लोग खेती करते थे तो किससे करते थे? वर्षा पर निर्भर थे। अब धीरे धीरे हम लोग नहर बनवाए, तालाब बनवाए, और कुएं से रहट द्वारा हम लोग सिंचाई करने लगे। जैसे सिंचाई होने लगी, उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। और साथ साथ हम लोग जो खेती करते थे ना, वो बीज बर्मा द्वारा करते थे। किसके द्वारा? बीज बर्मा। इससे क्या फायदा होता था कि बीज जो है ना, वह पंक्तिबद्ध रोपाता था, तो सभी पौधों को आसानी से हवा मिलती थी। बीज बर्मा का क्या मतलब? कि बीज रख दीजिए, हल चलते जाती थी, ऑटोमेटिक एक दो दाना अपने आप गिरते जाता था हर टाइम पर टाइम। तो इससे क्या होता था कि पौधे पंक्ति में होते थे, तो निराई करने में भी सुविधा,
और प्रत्येक पौधे को हवा भी लगता था, तो हवा लगता था तो इसलिए पौधा का वृद्धि विकास ग्रोथ भी अच्छा होता था। चलिए, तो ये फायदा था बीज वर्मा से। तो उस समय बीज वर्मा का उपयोग शुरू हो गया था। साथ ही साथ वहां पर हल चलाया जाता था, और हल चलाने के लिए लकड़ी के हल होते थे, और लकड़ी के हल में लोहे का फाल लगा होता था। जैसे अभी तो आप लोग देखेंगे लोहे का हल, या बहुत जगह लकड़ी का हल भी देखे होंगे, और वो हल के आगे लोहा का फाल होता था, जो क्या करता था, मिट्टी को आसानी से उठा देता था, और टूटता भी नहीं था। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि उस समय विकास के लिए लकड़ी के हल के ऊपर में फाल लगना और बीज वर्मा, सिंचाई का व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण कृषि का मुगल काल में खूब विकास हुआ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो सारी क्वेश्चन समझ में आएगी, और झपकी लगा रहे होंगे तो थोड़ा सा उधर उधर घूम लीजिए तो ठीक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हैं। खुदकास्ट और पाही नंबर 21 नंबर, खुदकास्ट और पाही कास्ट किसान किसे कहते हैं? देखिए, खुदकास्ट का मतलब होता है, खुद का मतलब अपना, खुद का मतलब अपना, पाही कास्ट का मतलब जो अपने जमीन पर नहीं। तो खुद कास्ट के बारे में हमने पढ़ाया था कि जिस किसान के पास अपनी जमीन होती उसको कहते थे खुद कास्ट किसान। अब पाही कास्ट किसान वे किसान होते थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती, दूसरे के जमीन पर ठीके बटाई नहीं में लेकर के तब जमीन की जुताई करते थे, तो उसको कहते थे हम लोग पाही कास्ट किसान। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे थे, खुद कास्ट और पाही कास्ट। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे, मुगल कालीन राजस्व अधिकारी ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों करते थे? देखिए, प्रश्न क्या कहा कि मुगल काल के जो सेनापति था, जो अधिकारी थे, या माने राजा का कोई आदमी, वो किसानों को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों करते थे? तो आपने पूरी चैप्टर में क्या पढ़ा? किसान, जमींदार और राज्य। यानी किसान खेती करते, जमींदार वसूलता, और वो राज्य को, यानी पूरा समझिए देहाती हिसाब में कि जो मुगल काल का राजस्व था, मुगल काल का जो राज्य चल रहा था वह किसान पर चल रहा था। उस समय व्यापार नहीं था, व्यापार से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। किससे मिलता था? किसान के कर वसूल करके जो जाता था उसी से राज्य चलता था। ठीक है। अब वो लोग किसान को इसलिए नियंत्रित करते थे कि अगर उन किसान खेती नहीं करे, किसान खेती नहीं करे तो बताइए फिर कैसे राजस्व चलता? किसान खेती नहीं करे तो राजस्व कैसे चलता? तो इसलिए वे लोग किसान को नियंत्रित करते ताकि आप लोग खेती करिए तो राजस्व हमको मिलेगी। ठीक है। तो वे क्यों करते थे? किसान को नियंत्रित इसलिए करते थे ताकि किसान खेती करते रहे और उनको अनाज उत्पादन होता रहा, राजस्व मिलता रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात। नंबर 23, मुगल काल में कृषक के लिए फारसी में बहुत सारे शब्द हैं। कौन कौन से शब्द कहे जाते थे? देखिए, उस समय किसान ना कई नामों से जाने जाते थे। किसान को कहा जाता था रैयत, किसान भी कहा जाता मुजारियान और आसामी, माने उनको वहां पर नाम दिया जाता था। किसी क्षेत्र में उनको रैयत कहा जाता था, किसी क्षेत्र में उसे किसान कहा जाता था जो खेती करते थे, कहीं पर उसे मुजारियान कहा जाता था और कहीं पर उसे आसामी कहा जाता था। क्लियर? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मुगल काल में किसानों को किस नाम से जाना जाता था? नंबर 1 देगा आसामी, दूसरा देगा पाही कास्ट, तीसरा देखा अब्दुल, चौथा देगा जुबानी नहीं कारोरी। क्या बोलेंगे हम लोग? आसामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए ध्यान दीजिए ना, कहां सुन रहे थे आप? क्या बता रहे थे? ऑब्जेक्टिव बताइए। बस हो गया, बताइए। चलिए, नंबर आगे हैं, जिन्स ए कामिल को मुगल काल में क्यों महत्व दिया जाता था? तो हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान देंगे, सुनिए। मुगल काल में जिस फसल का उत्पादन ज्यादा होता था, मुगल काल में जिस फसल का उत्पादन ज्यादा होता, जिसमें ज्यादा करके उसे राजस्व मिलता था, ऐसे फसलों को कहा जाता था जिन्स ए कामिल। क्या बोलते थे हम लोग?
जिस फसलों का उत्पादन ज्यादा और जिससे राजस्व अधिक मिलता था तो उसको क्या कहा जाता था? जिनसे ए कामिल। जैसे गन्ना और कपास की खेती को कहा जाता था जिनसे कामिल कहा जाता था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान ग्राम पंचायतों के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख करें। देखिए, हमने बताया था कि भारत में मुगलों का शासन था और मुगलों के शासन के दरमियान जो पंचायती राज थी, पंचायती राज की खेती होती थी। इसके अलावे पंचायत का क्या काम था? तब पंचायत का काम था, याद रखेंगे कौन कौन? तो जो पंचायत के मुखिया लोग होते थे वे थोड़े थोड़े राशि एक जमा करते थे जिनको कहा जाता था आम खजाना, और इसी खजाने से पंचायत के अधिकांश काम होते थे, जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता, छोटे तालाब का निर्माण, बांध की मरम्मती, छोटे नहर का निर्माण। ये सारे काम यानी पंचायत के जो भी काम होते थे वो किसके जिम्मे होते थे? किसके जिम्मे होते थे? आम खजाना से होती थी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पंचायत में कौन कौन से काम होते थे पंचायत द्वारा, तो याद रखेंगे बाढ़ पीड़ितों की सहायता, तालाब का निर्माण, नहर का निर्माण, और ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अमील गुजार के मुख्य कार्य। देखिए, जो अमील गुजार थे याद रखेंगे उनका क्या काम था? तो उनका काम था, अमील गुजार का काम किसान से राजस्व वसूलना और राज्य कोष में जमा करना। अमील गुजार का क्या काम? किसान से राजस्व वसूलना, यानी राजा या जमींदार के आदमी जाते थे किसान के यहाँ, जाते अपनी गाड़ी को लेकर के, और उन गाड़ी पर किसानों के जो भी अनाज होते या जो भी उनका उत्पादन होता उस उत्पादन को वो क्या करते थे? उस पर गाड़ी पर रख लेते थे और कहाँ ले जाते थे उसको? ठीक है, चलिए, तो अमील, उनको क्या कहा जाता था? अमील गुजार कहा जाता था। ठीक है, पद समझिए, व्यक्ति, राजा उसको नियुक्त करता कि तुम जाओ और फलाने गांव से जमींदारी उछल करके ले आओ। आगे चलते हैं, नंबर 27। आइन की दो कमी। हमने बताया था कि आइन लिखा गया लेकिन आइन की कुछ कमियां रह गई। क्या क्या? तो सभी सूबों के आंकड़ों को समान रूप से संग्रहित नहीं किया गया था। जितने भी सूबे थे, सूबे का मतलब क्या? प्रांत, जिला, समझ एक तरह से। राजा अकबर के शासन काल में राज्य तो बहुत बड़ा फैल गया था, लेकिन उसके कई प्रांत थे जिन प्रांतों का वर्णन उन्होंने सही से नहीं किया, वहां के आंकड़ों का उन्होंने सही से प्रदर्शन नहीं दिया। आप वहां पर पढ़ेंगे तो कुछ ही जगह जैसे फतेहपुर, सिकरी, आगरा, दिल्ली, इन सब का वर्णन उन्होंने ज्यादा किया है। ठीक है, कुछ प्रांत का वो वर्णन किए ही नहीं है। तो इसीलिए वहां पर एक कमी है किसकी? आइन की, कि सभी सूबों के आंकड़ों को उन्होंने समान रूप से संग्रहित नहीं किया, और किसान सभी स्थानों पर कहीं कहीं पर ना उनको जोड़ने में गलतियां हैं, योग में क्या है? गलतियां हैं। पागल लड़की है। जमा और हासिल से आप क्या समझते थे? देखिए, जमा और हासिल का मतलब होता है, जमा का मतलब हुआ जो आपने जमा कर दिया, और हासिल का मतलब हुआ कि आपने जो हासिल कर लिया। जैसे देखिए, ये जो जाते थे कौन? जिनका नाम था, अभी देखा आपने, ये क्या नाम था जी, जो सुनते थे, अमील गुजार। अमील गुजार जब किसान के यहाँ जाते थे कर वसूलने के लिए, तब मान लीजिए जितनी लगान हुई, उन लगान में किसान जितना दे देता था वो क्या हो गया? जमा। ठीक है, नहीं सॉरी, उसको हासिल कहते, जो देता था उसको क्या कहते थे? हासिल। और जो बच गया वो हो गया उसके यहाँ जमा। ठीक है, यानी कर वसूलने के समय में जितना किसान दे दिया तो वो हो गया हासिल, जो बच गया वो क्या हो गया? उसके यहाँ जमा। यानी जमा और हासिल समझ गए। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को धीरे धीरे यानी रुक रुक करके पॉज करके देखिए, आपको सारी वीडियो समझ में आ जाएगी। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।